गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में जीन थेरेपी टॉपिक पे पढ़ेंगे। जीन थेरेपी बायोटेक्नोलॉजी का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें ऐसे जीन जो बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं और उस जीन के काम न करने के कारण हमें विभिन्न तरह की परेशानियां देखनी पड़ती हैं। उन परेशानियों से बचने के लिए जीन्स थेरेपी तकनीक का उपयोग करके हम उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ने के पहले ये चीज़ जान लें कि जीन थेरेपी किन किन सेल्स में संभव है। देखिए, होता क्या है कि आपका जो जीन है उसमें दो तरह के जीन्स होंगे। एक होगा सोमैटिक जीन, और दूसरा है जर्मिनल जीन। तो जीन थेरेपी की परमिशन सोमैटिक जीन्स में दी गई है। जर्मिनल जीन्स में जीन थेरेपी की परमिशन अभी गवर्नमेंट द्वारा नहीं दी गई। उसके पीछे कारण यह है कि जो जर्मलाइन जीन थेरेपी है उसमें आगे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि जो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी है, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, इसका उद्देश्य है सोमैटिक सेल्स में अगर कोई परेशानी हो रही तो उस समस्या का उपचार करने के लिए हम जीन को चेंज करें। लेकिन जर्मिनल सेल जीन थेरेपी में आप विभिन्न प्रकार के जीन्स को बदल दें जिससे अगली पीढ़ियों के जीन्स चेंज हो जाएं। ये एक तरीके से जीन्स के साथ आनुवंशिक छेड़छाड़ है, जिस पर आज मनुष्य के रेफरेंस में रोक लगा रखी है। बाकी जीन थेरेपी पर लगातार काम चल रहा है, लेकिन मुख्य काम सोमैटिक सेल जीन थेरेपी पर भी कानूनी रूप से मान्यता दे करके किया जा रहा है। जर्मिनल सेल जीन थेरेपी पर सरकार ने अभी कुछ पाबंदियां लगा रखी हैं और उनका उद्देश्य समझ सकते हैं। सोमैटिक सेल जो है अपनी पीढ़ी के साथ खत्म हो जाती है। सोमैटिक सेल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वंशानुगत नहीं होती। अगर उस सेल में कुछ हम चेंज करते हैं तो उसका उद्देश्य उस समस्या से उपचार पाना है। लेकिन अगर हम जर्मिनल सेल में कुछ चेंज करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो जीन विभिन्न प्रकार की सुधार भी करेंगे और विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए सोमैटिक सेल जीन थेरेपी पर रोक लगाई गई है। उसका उद्देश्य था कि जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनकी जीन थेरेपी तो की जाए, लेकिन जर्म प्लाज्म में चेंज ना किया जाए। तो इस जीन थेरेपी के सहायता से हम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज़ पर पहली बार काम किए थे। वैज्ञानिकों द्वारा एक 4 वर्ष के बच्चे पर ये काम शुरू किया गया था। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी SCID ये एक डिजीज़ है जिस सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी नाम से क्लियर है। कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी को प्रेरित करती है। यानी ऐसे बच्चे जिनमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाई जाती थी, ऐसे एक बच्चे का अध्ययन किया गया। वो 4 वर्ष का पहला बच्चा था जिस पर हम लोगों ने जीन थेरेपी का उपयोग किया और उसमें अध्ययन के बाद पता चला कि एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी की शिकायत पाई जाती थी। कौन सी? एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, यानी ADA डिफिशियंसी का जीन पाया जाता है। ADA डिफिशियंसी। ADA डिफिशियंसी का मतलब हो गया
एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, यानी वह स्थिति जब बच्चे में एडीए जीन एब्सेंट था। मतलब कौन सी कंडीशन थी? एक 4 ईयर की बेबी थी या चाइल्ड था, बच्चा था, जिसमें हमने देखा कि SCID डिजीज पाई जा रही है, सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर पाया जा रहा है। तो उसका अध्ययन करने पर हमने पाया कि उसमें एडिनोसिन डीएमिनेज जीन नहीं था, एडीए जीन एब्सेंट था, एडीए जीन एब्सेंट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई विशेष जीन अगर नहीं है तो उस जीन की अनुपस्थिति में उस जीन से बनने वाला डीएनए से बनने वाला एमआरएनए से बनने वाला प्रोटीन, ये आगे की पूरी चेन जो है नहीं पाई जाएगी। यानी जब एडीए जीन जो डीएनए से बना नहीं है तो उससे बनने वाला एमआरएनए नहीं होगा, एमआरएनए नहीं है तो उससे बनने वाला प्रोटीन भी नहीं होगा। तो सेम वही स्थिति है कि जब एडीए जीन नहीं होता तो जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है इसकी कमी हो जाती है। इसकी कमी आती है डिफिशियंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज। ऐसी स्थिति में जब बच्चे में एडीए जीन नहीं था तो उसमें एडिनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी देखी गई, और एडिनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी के कारण टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं हो पाती। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि lymphocytes इमेच्योर हो जाते हैं। आपको मालूम है थाइमस ग्लैंड में जो लिम्फोसाइट्स बनते हैं उनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट्स बनती हैं वो कहलाती हैं बी लिम्फोसाइट। तो बोन मैरो में बनने वाली बी लिम्फोसाइट्स भी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने का काम करती हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं, और थाइमस ग्लैंड में बनने वाली टी लिम्फोसाइट्स भी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। तो जब टी लिम्फोसाइट्स इमेच्योर रह जाएंगी तो वो शरीर में इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम नहीं कर पाएंगी, और टी लिम्फोसाइट्स के इमेच्योर रहने के कारण इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्यूनो डिफिशियंसी की शिकायत देखने को मिलेगी, क्योंकि टी लिम्फोसाइट जो बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस करती हैं, बैक्टीरिया को का भक्षण करने का काम करती हैं, वह निष्क्रिय होंगी क्योंकि मैच्योर नहीं है। उससे क्या हो गया? इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट, इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट हो गया। इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट होने की ही शिकायत को बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। और ऐसी स्थिति में जब सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी की शिकायत उत्पन्न हो जाए तो बच्चों की कोई भी छोटा सा इन्फेक्शन होगा तो उनकी मृत्यु हो सकती है। सामान्य सा जुकाम भी मृत्यु का कारण हो सकता है, क्योंकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है। और इम्यून सिस्टम निष्क्रिय हो गया है
तो ऐसी स्थिति में अब हमें उसको बचाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है जीन थेरेपी का। हम जीन, वह जीन जो एब्सेंट है, अगर इस जीन को डाल दें सेल में तो उस जीन की डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी, जिससे एडेनोसिन डीएमए एंजाइम बनने लगेगा। एडेनोसिन डीएमए एंजाइम टी लिम्फोसाइट्स को जो इमेच्योर है उनको मैच्योर कर देगा। टी लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाएंगी तो इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और SCID यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज हमारी खत्म हो जाएगी। यही हमारा जो है जीन थेरेपी का उद्देश्य है। तो अब जब ये बात आई कि जीन थेरेपी कैसे करें, तो पहले कुछ लोगों ने कहा कि ये एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? एडेनोसिन डीएमए एंजाइम का इंजेक्शन दे दिया जाए। अगर इंजेक्शन, जैसे आपने देखा होगा इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन दे देते हैं तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म चलने लगती है, आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहती है, लेकिन वो एक स्थायी प्रक्रिया नहीं है। इंसुलिन का डोज हमें एक निश्चित टाइम पीरियड पर लेना पड़ता है। जैसे इंसुलिन खत्म हो जाता है, आपको मालूम है कि डायबिटीज़, फिर शुगर लेवल बढ़ता है, फिर हमें खाना खाने के बाद इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी है, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए बार बार हमें एडेनोसिन डीएमए एंजाइम का इंजेक्शन देना पड़ेगा। कैसे बनाना है आपको मालूम है कि एडेनोसिन डीएमए एंजाइम बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे जो है तरीके हैं। अगर हम एडीए जीन को उठाएंगे और उठा करके किसी वेक्टर में जोड़ करके होस्ट सेल में डाल देंगे तो हम एडीए जीन से बनने वाला एडेनोसिन डीएमए बना लेंगे, उसको सेपरेट भी कर लेंगे, उसके इंजेक्शन भी दे देंगे। लेकिन ये स्थायी इलाज नहीं है। यानी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ये इसका स्थायी इलाज नहीं है। मतलब कौन कौन सी थेरेपी पर बात आई? इसका सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज बस नहीं, बल्कि अन्य कोई भी ऐसी जीन बेस्ड डिजीज हो, उनके ट्रीटमेंट की जब बात आती है, की बात आती है ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में अलग अलग सुझाव दिए गए। तो उन सुझाव में पहला सुझाव था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये पहला है। यानी वह तरीका जिसमें एंजाइम्स को हम ऊपर से इंजेक्ट कर दें एडेनोसिन डीएमए को, जिससे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो हो रहा है इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स के कारण, वो टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो जाएंगे और डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये एंजाइम होगा तब तक ये डिसऑर्डर खत्म रहेगा। हमें एक निश्चित टाइम पीरियड पर वो एंजाइम देना पड़ेगा और ये एक स्थायी इलाज नहीं है। इस कारण से उसके बाद सेकंड बात है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा तरीका कौन सा सुझाया गया? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब बोन मैरो आप जानते हैं कि बोन मैरो हमारे शरीर में कहाँ पर बनती है? बोन्स के अंदर। बोन्स का ये ऊपरी और दूसरा भाग है, इसके बीच में यहाँ पर कुछ हॉलो स्पेस होती है, उस हॉलो स्पेस में बोन मैरो है। ये बोन मैरो से आरबीसी बनती है, ये भी आपको मालूम है। और आरबीसी के बोन के द्वारा ही शरीर में विभिन्न प्रकार के ब्लड फॉर्मेशन होता है। ब्लड फॉर्मेशन के लिए जो ब्लड है वो बोन मैरो में बनता है। तो इसका मतलब ये है कि जो लिम्फोसाइट्स हैं, वो लिम्फोसाइट्स यानी ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स जहाँ पर बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? बोन मैरो में। इस बोन मैरो की जो जर्म सेल्स हैं
उनमें जीन की कमी है तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करके ऐसा बोन मैरो डाल दें जिस बोन मैरो में एडीए जीन पाया जाता है, तो क्या फ़ायदा मिलेगा कि उस बोन मैरो से बनने वाली जो ब्लड सेल है उस ब्लड सेल में एडीए जीन उपस्थित होगा और एडीए जीन उपस्थित होने के कारण एडेनोसिन डीएनए एंजाइम लगातार बनता रहेगा। टी लिम्फोसाइट्स इमेच्योर नहीं होंगी बल्कि मैच्योर हो जाएंगी और टी लिम्फोसाइट मैच्योर होंगी तो आपका इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन बोन मैरो में जो बोन्स की सेल्स हैं बोन मैरो की, वो इमेच्योर एरिथ्रोसाइटिक सेल्स हैं। वो इमेच्योर एरिथ्रोसाइट सेल निश्चित तौर पे एक निश्चित टाइम पीरियड पर उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। जब बोन मैरो की सेल्स की लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी तो बोन मैरो की जो नई सेल्स बनेंगी उनमें एडीए जीन्स नहीं होगा। जिस बोन मैरो को हमने ट्रांसप्लांट किया यानी जितना बोन मैरो हमने डाला है वो बोन मैरो से बनने वाली सेल्स जब तक हमारे ब्लड में हैं तब तक तो एडीए जीन उनमें है। बोन मैरो में से बनने वाली जो सेल्स हैं ब्लड सेल्स, जैसे आपको मालूम है कि आरबीसी की उम्र लगभग 120 दिन होती है। अब 120 दिन आरबीसी की जो उम्र है तो 120 दिन तो आरबीसी मैच्योर स्टेज में है, ठीक है। उसके बाद उससे पहले जो इमेच्योर स्टेज है सब टोटल टाइम पीरियड मिला करके हम मान के चलते हैं 3-4 महीने में आरबीसी खत्म हो जाएगी। जब आरबीसी या ब्लड सेल्स की लाइफ पूरी हो जाएगी तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का लाभ ही नहीं मिलेगा। यानी बोन मैरो जब तक आपने चेंज की हुई बोन मैरो आपके ब्लड में है तब तक उस बोन मैरो से बनने वाली कोशिकाएं एडीए जीन युक्त होने के कारण एडेनोसिन डीएनए एंजाइम बनाती रहेंगी। जैसे ही ये एडीए जीन वाली सेल्स आपकी जो हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में यूज की थी वो खत्म हो जाएंगी, एडीए जीन भी खत्म हो जाएगा और फिर वही शिकायत शुरू हो जाएगी कि एडेनोसिन डीएनए नहीं बनेगा, टी लिम्फोसाइट्स इमेच्योर रह जाएंगी। इमेच्योर टी लिम्फोसाइट से कारण इम्यून सिस्टम डिफिशियंसी शुरू हो जाएगी और एससीआईडी की शिकायत फिर उत्पन्न हो जाएगी। तब ये भी समस्या थी। तो उसके बाद एक तीसरा तरीका दिया गया, लिम्फोसाइट्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से फंक्शनल जीन जो एडीए का है वो डाल दिया जाए। क्या किया गया? तीसरा तरीका क्या सुझाया गया? एम्ब्रियोनिक स्टेज में यानी ये काम एडल्ट स्टेज में संभव नहीं। हम जो बात कर रहे हैं लिम्फोसाइट्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना, ठीक है ना, वो अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे शरीर में पहुंच करके मल्टीप्लाई करके और उन बनने वाली नई कोशिकाओं में पहुंच जाएगा। भ्रूण अवस्था में यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें एडीए जीन पाया जा रहा है वो हमने इंसर्ट करा दिया तब तो वह आजीवन हमारे शरीर में रहेगा। लेकिन वयस्क अवस्था या एडल्ट स्टेज में अगर इस जीन को हम ट्रांसफ़र कराते हैं तो हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो लिम्फोसाइट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में लिम्फोसाइट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से फंक्शनल जीन और सहायता से एडीए यानी
एडेनोसिन डीएमएनएज एडीए का सक्रिय जीन एम्ब्रियोनिक स्टेज में लिम्फोसाइट्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से एडीए का सक्रिय जीन इंसर्ट करा दिया ठीक है। इसका क्या तरीका निकाला गया? इस डिजीज SCID से बचने के लिए सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर से बचने के लिए तरीका निकाला गया वैज्ञानिकों द्वारा कि भ्रूण अवस्था यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, कौन से लिम्फोसाइट्स? टी लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट सेल्स आपको मालूम है बूस्टर सेल्स हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने वाली सेल्स हैं। इन लिम्फोसाइट सेल्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से वह जीन जो एडीए जीन है, एडेनोसिन डीएमएनएज में बनाने वाला जीन है, उस जीन को किसी वेक्टर में जोड़ करके और एडीए जीन जो का सक्रिय जीन हम इन लिम्फोसाइट्स के अंदर प्रवेश करा देते हैं। तो लिम्फोसाइट सेल्स में एक्टिव एडीए जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रवेश करा देते हैं तो वो एडीए जीन जो बच्चे की जर्म सेल्स हैं, बच्चे की जो सोमेटिक सेल्स हैं, जिनके द्वारा टी लिम्फोसाइट्स बनाई जा रही हैं, उनके अंदर प्रवेश कर जाएगा और टी लिम्फोसाइट्स बनाने वाली कोशिकाओं के अंदर वह जीन एडीए जीन अगर उपस्थित होगा तो एडेनोसिन डीएनए जीन का निर्माण लगातार चलता रहेगा, जिससे टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती रहेंगी और सीवियर कंबाइंड इम्यून डिसऑर्डर की जो शिकायत है उससे हम बच्चों को सुरक्षा दे सकते हैं। यानी इस प्रकार से ये हम मूलतः जेनेटिक डिसऑर्डर है SCID की तरह ही दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर ह्यूमन जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस। दूसरा जो जेनेटिक डिसऑर्डर है पहला तो SCID हो गया, दूसरा कौन सा है? सिस्टिक फाइब्रोसिस FIBROSIS सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये भी एक महत्वपूर्ण जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि फाइब्रस सिस्ट का निर्माण लगातार होता रहता है और शरीर की जो बाहरी परत है वो सिस्ट बनने के कारण लगातार शरीर से बाहर निकलती रहती है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जीन्स में उपस्थित कुछ विशेष सेगमेंट या कुछ विशेष टुकड़े के निष्क्रिय होने के कारण देखने को मिलता है। तो ऐसे शिकायतें जिनको हम अभी तक जेनेटिक डिसऑर्डर कह करके नकार देते थे और हम ये मानते थे कि ये आनुवंशिक बीमारी, इनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से हम जीन थेरेपी द्वारा उस जीन को जो हमारे शरीर में नहीं है और हमारे लिए आवश्यक है उसको हम सोमैटिक सेल में इंसर्ट करके और उस जीन्स की कमी से होने वाली विभिन्न समस्याओं का उपचार कर सकते हैं। लेकिन इन समस्याओं का उपचार दरअसल सोमैटिक सेल में अलाउ किया गया है, जो जर्म सेल्स हैं उनमें उसकी अनुमति नहीं दी गई है। तो आपने जो बहुत सारी डिजीज़ेस पढ़ी हैं उन डिजीज़ेस में आपको ये मालूम है कि फंगल डिजीज़ है तो उसका फंगीसाइड्स का ट्रीटमेंट
करके फंगिसाइड का उपयोग करके हम फंगस को नष्ट कर देते हैं। बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, वायरल डिजीज है तो एंटीवायरल ड्रग्स, हेलमेट डिजीज है तो एंटी हेलमेट ड्रग, प्रोटोजोन डिजीज है तो उसके लिए अलग ड्रग है। इनका तो हम उपचार दवा के माध्यम से कर सकते थे, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर का हम उपचार नहीं कर सकते थे। हमारे पास चूँकि शरीर में कोई इन्फेक्शन है नहीं, हम जीन्स को नहीं डाल सकते थे ताकि उस जीन्स की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन जीन थेरेपी एक बहुत बड़ी क्रांति है चिकित्सा क्षेत्र में, जिसमें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स का उपचार करने में सक्षम हो गए हैं। अब ये काम लगातार जारी है। सभी डिसीज़ पे हम लोग अभी काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ डिसीज़ पे हमने काम किया है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो पहली डिसीज़ है SCID है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियेंसी डिसऑर्डर है, और दूसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस है। इस तरह से और कुछ अनुवांशिक बीमारियों की लिस्ट है एक लंबी, जिनमें लगातार काम हो रहा है। पूरी तरह से सफलता उसमें मिली है और अधिकांश में भी सफलता मिलना बाकी है, लेकिन जेनेटिक डिजीज़ के उपचार की दिशा में जीन थेरेपी एक मील का पत्थर है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब आपको ये भी मालूम होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से हम और कौन कौन से काम कर सकते हैं। देखिए, आज का जो हमने ये टॉपिक आपको बताया था जीन थेरेपी, इसका ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। सबसे महत्वपूर्ण डिजीज़ जो है आपकी SCID है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियेंसी डिसऑर्डर, जो ADA जीन की अनुपस्थिति में होता है। ADA जीन जो है एडेनोसिन डीएनए एंजाइम के निर्माण का ये जिम्मेदार है। जब ये जीन नहीं होगा तो एडेनोसिन डीएनए एंजाइम नहीं बनेगा, जिसके अनुपस्थिति में T लिम्फोसाइट से मैच्योर रह जाएगी और जिससे इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे डिजीज़ हैं जिनको हमने अभी नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में इतना पढ़ना है, इस टॉपिक के लिए पर्याप्त है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में रोज नए नए टॉपिक पढ़ रहे हैं, और ये सभी टॉपिक अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण और एडवांस टॉपिक हैं। और पिछले 7 वर्षों में पेपर में आप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन का प्रतिशत भी लगातार बढ़ा है। इसलिए टॉपिक को आप पढ़ते समय ध्यान रखिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर इससे संबंधित आपको मिलता है तो आप ध्यान से सॉल्व कर लें। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपका जो बायोटेक्नोलॉजी का हो छूटने पाए। हालांकि हमने अपने लेक्चर में मैक्सिमम आने वाले सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक है RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस यानी RNAi। आपसे पूछा जाए कि RNAi क्या है, तो I मतलब है इंटरफेरेंस, ठीक है ना। अब इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप, समझते हैं किसका इंटरफेरेंस, RNA का पर इंटरफेरेंस। अब आप ये शब्द कैसे आया, इसकी ज़रूरत क्या थी, इसको आप समझिएगा। आपको मालूम है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, ये कोई सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में DNA, ठीक, ये DNA, ठीक है। DNA से में पहले क्या होगा, दोनों चेन अलग होंगी और इस चेन से ये जो टेम्पलेट DNA बना, टेम्पलेट DNA से एक mRNA बनेगा।
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। इस mRNA से प्रोटीन बनेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान चलने वाले ये दो प्रोसेस हैं। इन प्रोसेस में ही हमने ध्यान दिया। और क्या ध्यान दिया? हमने क्या किया कि ये महसूस किया कि डीएनए में कोई डिसऑर्डर है, यानी कोई ऐसी लक्षण है जो आगे कोई समस्या उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए डीएनए का ये पार्ट है और इस पार्ट के द्वारा जो समस्या उत्पन्न की जा रही है वो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, तो एमआरएनए में वो हिस्सा ट्रांसक्राइब होकर के डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा और एमआरएनए जब प्रोटीन बनाएगा तो वो जो डिफेक्टेड प्रोटीन है, जो विशेष ऐसे लक्षण को बना रहा है जो हमारे लिए ठीक नहीं है, उस प्रोटीन का निर्माण भी यहाँ पर होगा। यानी जैसा एमआरएनए है वैसा प्रोटीन बनेगा। अब आपको मालूम है कि जो मैसेंजर आरएनए है, इस मैसेंजर आरएनए में राइबोसोम ऐसे जुड़ता है और यहाँ पर टीआरएनए ऐसे जुड़ता है। टीआरएनए इसको पढ़ता है कोड। तो जो एमआरएनए में जो कोड लिखे हैं, मान लीजिए कोड है आपका CCC, इस कोड को पढ़ने के बाद इस कोड से कौन सा टीआरएनए जुड़ेगा? GG। जब GG टीआरएनए जुड़ेगा, इस एमआरएनए में क्या जुड़ा है? GG टीआरएनए जुड़ा, तो ये टीआरएनए एक विशेष प्रकार के अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। ठीक है, यानी CCC कोड जो एमआरएनए में है वो कोड एक विशेष टीआरएनए को मैसेज करेगा। वो टीआरएनए में GGA कोड होना चाहिए और ये GGA कोड एक विशेष अमीनो एसिड को कोड करेगा। यानी कोई डिफेक्टेड पार्ट हमने दिखाया है, उसके द्वारा विशेष एमआरएनए और एमआरएनए के द्वारा एक विशेष प्रोटीन बनेगा। अब हमने एक तरीका ये सोचा कि हम इस आरएनए, ये जो डिफेक्टेड प्रोटीन बनाने वाला भाग है, इसमें ये हैप्लाइड चेन होती है, तब तो इसको इससे जुड़ेगा टीआरएनए। अगर इस चेन में ये जो डिफेक्टेड पार्ट है ये हैप्लाइड था, इस पे हम कोई दूसरा एक टीआरएनए ऐसा जोड़ दें, एमआरएनए का कोई ऐसा टुकड़ा जोड़ दें जो इससे जुड़ जाए। जब ये टुकड़ा जुड़ जाएगा तो इस साइड पर कोई टीआरएनए जो ट्रांसफर आरएनए नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, यानी GGG वाला, जैसे हमने यहाँ पर ये टीआरएनए जोड़ा है, हमने क्या किया? GGG कोड वाला एक एमआरएनए का टुकड़ा काट करके क्या जोड़ दिया? एमआरएनए का एक टुकड़ा काट करके यहाँ पर जोड़ दिया। तो अब जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज ये राइबोसोम आगे बढ़ेगा, जहाँ पर एक कोड एमआरएनए की चेन पेयर्ड है, ये एमआरएनए यहाँ भी जुड़ गया, एक छोटा टुकड़ा और ये एमआरएनए की अलग चेन है। तो यहाँ पर क्या हुआ? आरएनए कैसा हो गया? इंटरफेरेंस हो गया। आरएनए की जगह पर इस आरएनए को राइबोसोम पढ़ नहीं पाएगा, यानी आरएनए को पढ़ने में इंटरफेरेंस में हस्तक्षेप हो गया और ऐसे इंटरफेरेंस के कारण अब उस जगह से बनने वाले जो प्रोटीन है वो नहीं बनेंगे। और इसका फायदा हमें मिलेगा कि वो जो डिफेक्टेड कैरेक्टर है, वो डिफेक्टेड कैरेक्टर वाला जो जीन है वो उसमें इंटरफेयर कर दिया हमने, तो वो नहीं बनेगा और आगे बाकी जो लक्षण बनते रहेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि हम डीएनए को नहीं बदल सकते हैं, तो डीएनए से बनने वाले आरएनए हमारी कोशिका से वहाँ साइटोप्लाज्म में आ जाता है, वहाँ पर इंटरफेरेंस द्वारा आरएनए को हम आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा आरएनए के उस भाग को सुस्त कर दें, निष्क्रिय कर दें या उसको ना पढ़ने दें राइबोसोम को, तो ऐसी समस्या जो पढ़ने के बाद बनेगी, नए प्रोटीन बनेंगे जो डिफेक्टेड हैं, उनको बनने से रोका जा सकता है। तो इस दिशा में आरएनए इंटरफेरेंस
या RNAi के क्षेत्र में पहला काम जो किया गया वो किया गया एक निमेटोड मिलोइडोगाइनी इनकॉग्नाइटा में मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा टोबैको प्लांट की रूट पर इन्फेक्शन करने वाला एक प्लांट है, ठीक है ना। मिलियोगाइनी इनकॉग्निटा, क्या नाम बताया हमने? मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा। फिर से नाम याद रखिएगा, ये एक निमेटोड है। निमेटोड जमीन में होते हैं, ठीक है। निमेटोड सॉइल के रूट में होते हैं, मृदा में जो जड़ें पड़ी हैं पौधों की वहाँ पर होते हैं। तो मृदा की जड़ में पाए जाने वाले जो निमेटोड हैं, उन निमेटोड में एक विशेष प्रकार का निमेटोड है मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा, जो मिट्टी में पाया जाता है। और टोबैको प्लांट की जो रूट्स हैं वो भी मिट्टी में पड़ी होती हैं। ये है टोबैको प्लांट, इसकी रूट कहाँ है? सॉइल में। इस सॉइल में एक निमेटोड है मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा। ये प्लांट के रूट की ग्रोथ को प्रभावित करता है। जब रूट श्रिंक कर जाएंगी तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है, ठीक है। क्योंकि तंबाकू एक कमर्शियल क्रॉप है, इसलिए इस पर काम हुआ। और काम करके क्या किया गया? तंबाकू के पौधे में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता कैसे विकसित की जाए, दिशा में काम किया गया कि ये जो mRNA जो दिक्कत पैदा कर रहा था, जिस कारण से निमेटोड का इन्फेक्शन हो जाता था, उस निमेटोड से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर में निमेटोड का स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करा के होस्ट सेल टोबैको में डाल देते हैं, ठीक है। तंबाकू के पौधे में आपको मालूम है कि मिट्टी में है, तो मिट्टी में हम बहुत सारे निमेटोड्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? निमेटोड्स। मिट्टी में जो निमेटोड्स हैं, हम सभी निमेटोड्स को पूरी खेतों की मिट्टी में इन निमेटोड्स में तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इन निमेटोड में तो हम जो है इतनी सारी दवाइयाँ एंटी निमेटोड ड्रग्स नहीं डाल सकते, जो मिट्टी भी खराब होगी और बहुत अनावश्यक पैसा इन्वेस्ट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? पौधे में काम कर सकते हैं, उसके बीज तैयार कर लें जो उस डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंट हो। तो उन पौधों का हम बोएंगे तो निमेटोड होगा भी, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस मेथड में क्या किया? RNA का जो है जो स्पेसिफिक mRNA है उसको साइलेंट कर दिया गया। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंस ऑफ स्पेसिफिक mRNA। इस मेथड में हमने mRNA के उस विशिष्ट जीन को साइलेंट कर दिया। इसके लिए क्या किया? यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नेमेटोड स्पेसिफिक जीन आर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट। क्या कह रहे हैं? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का उपयोग करते हुए, यानी एग्रोबैक्टीरियम में हमने क्या किया? निमेटोड स्पेसिफिक जीन जो होस्ट प्लांट में क्या करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकता था इस निमेटोड के प्रति, उसमें क्या किया हमने? उन एग्रोबैक्टीरियम को एग्रोबैक्टीरियम में उस स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस करा करके और एग्रोबैक्टीरियम को हमने टोबैको के होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। इस पौधे में क्या किया हमने? ये होस्ट प्लांट है, इसमें एग्रोबैक्टीरियम में हमने कौन सा जीन डाला था? जो निमेटोड के प्रति, निमेटोड कौन सा था? मिलियोइडोगाइनी इनकॉग्निटा, जो इसकी रूट को श्रिंक कर देता था, रूट की कैपेसिटी को कम करता था, उसकी प्रतिरोधक क्षमता वाला जीन हमने एक विशेष वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से टोबैको प्लांट में इंसर्ट कर दिया। अब टोबैको प्लांट में डीएनए जब हमने इंसर्ट किया
तो उसमें क्या हुआ कि कह रहे हैं दीज इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इज प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। ये कह रहे हैं कि जो वेक्टर से हमने डीएनए डाला वो सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनाया उसने। तो कह रहे हैं दीज टू आरएनए बीइंग कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसमें से जो सेंस आरएनए बना और दूसरा नॉन सेंस आरएनए बना, ये सेंस आरएनए का जो नॉन सेंस आरएनए था इसका कंप्लीमेंट्री था। ठीक है, सेंस आरएनए का कंप्लीमेंट्री पूरक जो नॉन सेंस आरएनए बना, ईच टू आरएनएज बीइंग कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म ए डीएस डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इनिशिएट आरएनए-आई। अब क्या हुआ, हमने एक जीन बनाया, दूसरा उसका एंटी जीन बनाया, यानी एक आरएनए बनाया, दूसरा उसका एंटी आरएनए बनाया। इस तरह से क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाने से ये आरएनए कैसा हो गया, साइलेंट हो गया। और इसी को बोलते हैं हम आरएनए इंटरफेरेंस। इस जगह पर आरएनए जो नेमाटोड्स से प्रभावित हो रहा था, उस आरएनए को हमने निष्क्रिय कर दिया। नेमाटोड का प्रभाव उस आरएनए पर नहीं पड़ेगा, उस कारण से नेमाटोड का इन्फेक्शन से जो इस टोबैको प्लांट के रूट श्रिंक कर जाते थे, उन रूट में जब कोई असर नहीं हुआ तो टोबैको प्लांट की ग्रोथ अच्छी होने लगी। और हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन के पर्पज़ से जो हमने टोबैको का उपयोग किया, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की स्थिति में पहुंचने लगे। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से हमने टोबैको प्लांट में नेमाटोड इन्फेक्शन से सुरक्षा प्राप्त कर ली। ये बहुत बड़ी सफलता थी और इसका उपयोग आगे विभिन्न पौधों में किया जाए, इस दिशा में लगातार काम चल रहा है। यानी आरएनए इंटरफेरेंस मेथड का उपयोग हम बहुत सारी डिजीज, नेमाटोड से होने वाली डिजीज हैं, फंगल या बैक्टीरियल डिजीज हैं, उन सब से बचने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो आज दूसरा टॉपिक आपका हो गया। पहला टॉपिक हमने क्या बताया था आपको, जीन थेरेपी, और सेकेंड टॉपिक है आज का आरएनए इंटरफेरेंस। ये दो टॉपिक आपके पूरे हो गए। ठीक है, इन टर्म्स को आपको समझना है और उनके खास एग्जाम्पल्स को याद कर लेना है। बस इतना पर्याप्त है आपके पेपर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इससे ज़्यादा आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है आरएनए इंटरफेरेंस में, यानी आरएनए-आई में हमने बताया है नेमाटोड मिलियोइडोगाइनी इनकॉग्निटा जो टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन करता है, और इस प्लांट में स्पेसिफिक जीन को वो निष्क्रिय करता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ प्रभावित होती है। और ऐसे डिफेक्ट से बचने के लिए हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर में स्पेसिफिक जीन, जो नेमाटोड स्पेसिफिक जीन था, वो डाल करके होस्ट प्लांट में टोबैको पे डाल दिया। तो जो एग्रोबैक्टीरियम के साथ जो जीन पहुंचा, उसने दो होस्ट सेल के अंदर जा कर के सेंस और नॉन सेंस दोनों तरह के, या सेंस एंड एंटी सेंस दो तरह के आरएनए बनाए। जो सेंस आरएनए विशेष तरह की डिजीज क्रिएट करने वाले पार्ट पे जा कर के काम करता है। एंटी सेंस आरएनए वहाँ पर जाके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देता है, और वहाँ पर आरएनए जब निष्क्रिय हो जाता है तो उससे होने वाले डिफेक्ट, यानी उसके जो लक्षण हैं, वो रुक जाते हैं। बस इतनी सी बात है, इतना आपको समझना है आरएनए-आई। फिर तीसरा टॉपिक है आपका ट्रांसजीनिक माइक्रोब्स। क्या है? ट्रांसजीनिक माइक्रोब्स। अभी तक आपने ट्रांसजीनिक एनिमल्स पढ़े, ट्रांसजीनिक प्लांट्स पढ़े, आपने पढ़ा होगा ऐसे एनिमल्स
जिनमें दो तरह के जीन्स पाए जा रहे हैं। दो जीवों के जीन्स हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, दो तरह के प्लांट्स के जीन्स हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। ऐसे माइक्रोब्स जिनमें दो तरह के माइक्रोब्स के जीन पाए जाते हैं उनको बोलेंगे हम ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स, और उनका उपयोग हमें पढ़ना है। ट्रांसजेनिक एनिमल के कुछ उदाहरण शायद आपको मालूम हो, जैसे हम लोगों ने लाइगर तैयार किया। लाइगर LI मतलब लायन और टाइगर से GER गर जो क्या तैयार किया, इसका एग्जांपल है LIGER लायन और TIGER टाइगर, लाइगर। तो लाइगर टाइगर और लायन दोनों से बड़ा है, ठीक है। तो बड़े आकार के हमने एनिमल लाइगर तैयार किया जो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज में ही संभव है। सेम जीनस में ही अलग अलग स्पीसीज के मध्य क्रॉस कर सकते हैं। अलग अलग जीनस में क्रॉस करना बड़ा टिपिकल है। तो आपको मालूम पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस सेम है और स्पीसीज अलग अलग है, इनमें हमने क्रॉस करा के लाइगर तैयार कर दिया। इसी तरह से साल्मन फिश में हम लोगों ने कुछ क्रॉस कराए और सामान्य फिश की बजाय बहुत बड़ी बड़ी फिशेस तैयार की। एक मछली पकड़ ली तो 20 लोग खाना खा लेंगे, और एक मछली पहले पकड़ते थे तो बहुत 5 लोग खाना खाते थे, तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मेहनत कम हो गई। तो इस तरह से हमने अपनी उपयोगिता के लिए, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट्स का काम किया। जैसे इस तरह से पोल्ट्री में आपको पता होगा, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसमें हम जो मुर्गे मीट के ये तैयार करते हैं। चिकन में हम देखते हैं कि मुर्गा ज़्यादा बड़े आकार का और कम समय में तैयार हो जाए, यही हमारी नीड है। तो आज से 1950 में जो मुर्गे थे वो मतलब तैयार होते थे 3 महीने में, वेट होता था उनका ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलो। अब हमने देखा कि 2 महीने में तैयार हो रहे हैं मुर्गे और वेट हो जा रहा है 15 किलो। तो हमारे बेनिफिशियल क्या है, कम समय में ज़्यादा ग्रोथ देने वाला प्रोडक्ट, और यही हमारी आवश्यकता थी। तो इस दिशा में हम लोगों ने जीन थेरेपी का उपयोग करके काफ़ी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं। लेकिन अब इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण हम अन्य क्षेत्रों में भी कर रहे हैं, जिसमें से ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का उपयोग माइक्रोब में जब करते हैं तो माइक्रोब्स में हम ट्रांसजेनिक लक्षण प्राप्त कर लेते हैं। 2 अलग अलग माइक्रोब्स के लक्षण प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण बैक्टीरिया आपको मालूम है, जो आप ई कोलाई, ईस्टीरिया कोलाई, उसका बारे में तो आपको मालूम ही है कि आपके शरीर में पाए जाने वाला, इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है ईस्टीरिया कोलाई। और ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट हैं वो ई कोलाई पर ही किए गए हैं। तो हम भी ई कोलाई की सहायता से क्या क्या निर्माण कार्य हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। हम ई कोलाई को जानते हैं कि ईस्टीरिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हम कोई जीन डालते हैं तो वो जीन प्रोटीन सिंथेसिस द्वारा विशेष प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। तो अगर हम इंसुलिन बनाने वाले जीन को डालें तो इंसुलिन का निर्माण हो जाएगा। हम ग्रोथ हार्मोन को डालें, देखिए हमने क्या क्या बना लिया है, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इरिथ्रोपोइटिन, ये क्या है, इंसुलिन हार्मोन मालूम है, डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए ब्लड शुगर लेवल को डाउन करके और उसके उपयोग करके शरीर के एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में सहायता करता है, जो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स द्वारा बनाया जाता था। आज हम जो है ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स की सहायता से ई कोलाई के अंदर ये कल्चर मीडिया है, इसमें ई कोलाई की सेल्स हैं, ये कल्चर मीडिया बना है, इसके अंदर हम बहुत सारे जो है इसमें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की सहायता से ई कोलाई के में हम PBR 322 जो वेक्टर यूज करते हैं उसमें इंसुलिन बनाने वाला जीन डाल करके और ऐसी लैब में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करता है, उसका एक निश्चित टाइम पीरियड पे हम देखते हैं अगर ग्रोथ हार्मोन मिलता रहता है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है। अब बहुत सारे बच्चों में ग्रोथ कम हो रही जेनेटिकली या किसी अन्य कारण से, तो उनको ग्रोथ प्रमोट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रोथ हार्मोन चाहिए। ग्रोथ हार्मोन कैसे बनेगा, हमने ऐसी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में
ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जीन डाल दिया। इस जीन को हमने रिएक्टर में डाल करके और ये होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल के अंदर इसको डाल दिया और इस होस्ट सेल को कल्चर कर दिया। इसमें बहुत सारे होस्ट सेल बनाने कल्चर मीडिया में, और इन होस्ट सेल के अंदर जब प्रोटीन सिंथेसिस चलेगी तो ग्रोथ हार्मोन बन जाएगा, जिसको हम विशेष प्रोसेस द्वारा सेपरेट कर देंगे। इस प्रकार से ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन, कैप्सूल या दवाइयाँ प्राप्त हो जाएंगी, जिनको दे के बच्चों की ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एरिथ्रोपोएटिन वह पदार्थ है जो आरबीसी के निर्माण को रेगुलेट करता है। एरिथ्रोपोएटिन रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। एरिथ्रोपोएसिस मतलब होता है आरबीसी का निर्माण, और एरिथ्रोपोएटिन जो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करे। अगर इस एरिथ्रोपोएटिन की कमी है तो शरीर में एनीमिया की शिकायत करी जाती है। और इस एरिथ्रोपोएटिन को बनाया हमने कैसे? इन ट्रांसजेनिक माइक्रोब की सहायता से, और इन ट्रांसजेनिक माइक्रोब की सहायता से जो एरिथ्रोपोएटिन बना उसके कैप्सूल या इंजेक्शन हम तैयार कर लिए। किसी की बहुत ज़्यादा एनीमिक कंडीशन है, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, तो एरिथ्रोपोएटिन दे करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास में ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रांसजेनिक माइक्रोब किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं, उसकी उपयोगिता का एक बात आपको समझ में आ गई। तो मतलब 3 उदाहरण आपको समझ में आ गए। इसी तरह से इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन्स इंटरल्यूकिन्स एक ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, ये शरीर में जो इम्यून सिस्टम है उसकी सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो इम्यून सिस्टम की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए काम करने वाले इंटरल्यूकिन्स को हम ट्रांसजेनिक माइक्रोब की सहायता से कल्चर मीडिया में तैयार कर देते हैं और इनके इंजेक्शन तैयार करके लोगों को देंगे तो हम लैब में इंटरल्यूकिन तैयार करके बड़े आसानी से लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग दे सकते हैं। इसी तरह से बोवाइन ग्रोथ हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन या मीट प्रोडक्शन में सहयोग करता है। कौन सा हार्मोन? ये है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और फिर है बोवाइन ग्रोथ हार्मोन। बोवाइन ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन हम देखते हैं कि अपने देश में तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन विदेशों में जहाँ पर गौ मांस यानी बीफ का मीट हम यूज़ करते हैं, तो बीफ यूज करते हैं तो बीफ तेज़ी से बने, यानी गाय की ग्रोथ बहुत तेज हो जिससे कम समय में हमें उससे ज़्यादा मांस प्राप्त हो सके, या उससे बीफ यानी के अलावा हम काऊ से मिल्क प्रोडक्शन भी करते हैं तो ज़्यादा तेज़ी से मिल्क प्रोडक्शन हो सके, उसके लिए हम बोवाइन ग्रोथ हार्मोन का प्रयोग उनके जो फीड है, जो भोजन है गाय के, उसमें मिला के करते हैं। और ये बोवाइन ग्रोथ हार्मोन भी हम ट्रांसजेनिक माइक्रोब की सहायता से तैयार कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण है सेलुलोज एंजाइम का। सेलुलोज एंजाइम के बारे में आप जानते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जिसका काम होता है सेलुलोज जो पशुओं के भोजन का मुख्य कंपोनेंट है उसको डिकम्पोज करना। भोजन में अगर इंटेस्टाइन में सेलुलोज एंजाइम पर्याप्त मात्रा में है तो सेलुलोज का आसानी से डिकम्पोजिशन हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे पशु कमज़ोर होते हैं, सेलुलोज का सिक्रेशन उनमें कम होता है, तो हम सेलुलोज एंजाइम आर्टिफिशियली कल्चर करके, बैक्टीरिया का कल्चर करके ट्रांसजेनिक माइक्रोब की सहायता से बना के, यानी सेलुलोज एंजाइम बनाने वाला जो जीन है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से होस्ट सेल में डाल देते हैं और उससे सेलुलोज एंजाइम तैयार करते हैं। इस सेलुलोज एंजाइम को पशुओं के चारे में भोजन से मिला देते हैं, तो पशु जो चारा खाते हैं उसमें सेलुलोज है और साथ में एंजाइम के मिलने से सेलुलोज इंटेस्टाइन में सेलुलोज के डाइजेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है और फीडिंग प्रॉपर होने के कारण पशुओं की ग्रोथ अच्छी होती है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जो माइक्रोब्स, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स हैं, उनकी उपयोगिता के बारे में हमने ये पढ़ा।
इसी तरह से स्यूडोमोनास पुटीडा, जिसको हम सुपर बग भी कहते हैं, वह एनवायरमेंटल प्रोडक्शन बहुत सहयोग करता है। स्यूडोमोनास पुटीडा का काम हमने देखा ऐसे एरिया में जहाँ पर किसी भी कारण से ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर रिलीज हो गया। जैसे बहुत सारे समुद्र में है ये बहुत बड़े शिप जाते हैं जिनमें ऑयल भरा होता है, अब किसी कारण से लीक कर गया तो समुद्र की किसी तरह से ऑयल फैल गया, तो वो ऑयल क्या करेगा, अगर इसमें आग लग जाएगी, समुद्र में आग लगेगी, समुद्र के जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। ऑयल की लेयर समुद्र की ऊपरी सतह पर फैल जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी से समुद्री जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी, और जो नेचुरल इकोसिस्टम है सी का वो तो डिस्टर्ब होना ही है। तो उससे बचाने के लिए एक बहुत अच्छा आसान तरीका ढूंढा गया। एक बैक्टीरिया का नाम बताने हैं स्यूडोमोनास पुटीडा। ये स्यूडोमोनास पुटीडा, जिसको हम सुपर बग भी कहते हैं, सुपर बग, इसको अगर हम यहाँ पर डाल दें कल्चर को, सुपर बग के कल्चर यानी स्यूडोमोनास पुटीडा के कल्चर को हम डाल देते हैं अगर कहाँ पर, समुद्र में, तो पूरे ऑयल को डिकम्पोज कर देता है और समुद्र में जो ऑयल का प्रभाव हो रहा है वो ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार से आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी से आगे हम बढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।